नमस्ते। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं बहराइच की, एक ऐसा क्षेत्र जो अपने रणनीतिक भूगोल और एकदम निडर स्थानीय रक्षकों के लिए जाना जाता है। तो चलिए इतिहास के इन पन्नों को पलटते हैं और इस कहानी को करीब से समझते हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज के हमारे मुख्य विषय कुछ इस प्रकार हैं। पहला, एक रक्षा रणनीति के रूप में भूगोल। दूसरा, बहराइच की प्राचीन उत्पत्ति। तीसरा, महाराजा सुहेलदेव का गठबंधन और उनका युद्ध। चौथा, दरगाह शरीफ की सांस्कृतिक एकता। और आखिरी में 1857 का स्थानीय प्रतिरोध। छात्रों के लिए ये एक बहुत ही स्पष्ट टाइमलाइन है, जिससे इस क्षेत्र के भूगोल और प्रतिरोध के सबसे अहम युगों को समझना काफी आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं भूगोल एक रक्षा रणनीति के रूप में। इस इतिहास को पूरी तरह से समझने के लिए सबसे पहले इस जमीन को देखना होगा। यही वो जमीन है जो सदियों तक रक्षा की एक मजबूत नींव बनी रही। अब यहाँ का जो दोहरा भौगोलिक फायदा है ना, वो सच में बहुत दिलचस्प है। एक तरफ देखा जाए तो नेपाल के साथ सीमा साझा होने से इसे एक जबरदस्त रणनीतिक बढ़त मिलती है, और दूसरी तरफ सरयू और घाघरा नदियों से मिलने वाली प्राकृतिक सुरक्षा और बेहद उपजाऊ जमीन इसे और भी खास बना देती है। मतलब इसी भूगोल ने इसे आक्रमणकारियों के लिए बहुत आकर्षक बनाया, लेकिन साथ ही स्थानीय रक्षकों को एक एकदम अभेद्य प्राकृतिक सुरक्षा भी दी। अब इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। ये 3 अलग अलग युगों का एक परफेक्ट रोड मैप है, जहां इस भूगोल ने इतिहास को पूरी तरह से आकार दिया। देखिए, प्राचीन युग जहां इसके पौराणिक मूल हैं, फिर 11वीं शताब्दी जहां महाराजा सुहेलदेव का वो ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया, और अंत में 1857 ईस्वी जब अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ। अब आते हैं बहराइच की प्राचीन उत्पत्ति पर। चलिए समय में थोड़ा और पीछे चलते हैं, बिल्कुल शुरुआत में, गहरे पौराणिक युग के अंदर। युद्धों और संघर्षों के दौर से बहुत बहुत पहले सरयू नदी के तट पर बसे इस प्राचीन क्षेत्र को ब्रह्माइच कहा जाता था। जी हां, ब्रह्माइच। माना जाता है कि यह इलाका कभी घने जंगलों से घिरा हुआ था और स्वयं सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा की राजधानी हुआ करता था। और फिर समय के साथ यही ब्रह्माइच नाम धीरे धीरे बदलकर आज का बहराइच बन गया। अगर पुराने स्रोतों को खंगालें तो ये भूमि एक बेहद पवित्र स्थान के रूप में सामने आती है। ये सूर्यदेव यानी महर्षि बालार्क की तपोभूमि थी। प्राचीन काल में ये बड़े बड़े ऋषियों, मुनियों और बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान भी रहा। और तो और पुराणों की माने तो यहाँ भगवान राम के पुत्र लव ने शासन किया था। यहाँ तक कि महाभारत के नायक पांडवों ने भी अपने वनवास के दौरान माता कुंती के साथ यहीं आकर शरण ली थी। अब चर्चा करते हैं सुहेलदेव का गठबंधन और युद्ध के बारे में। मध्ययुगीन काल की ओर बढ़ते हुए हमारा यह विश्लेषण अपने सबसे महत्वपूर्ण, सबसे क्रिटिकल मोड पर पहुंचता है। अगर ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स को बिल्कुल निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो 1033 ईस्वी के आसपास एक बहुत बड़ी घटना हुई। महमूद गजनवी का भतीजा सैयद सलार मसूद गाजी एक विशाल सेना लेकर यहां आधमका। उसने सत्तरीख में अपना मुख्यालय बनाया और इस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण जताने के लिए स्थानीय नेताओं को जबरन इस्लाम में परिवर्तित होने पर मजबूर किया। यह सच में एक बहुत बड़ा और आक्रामक विदेशी आक्रमण था। लेकिन असली कहानी तो यहां से शुरू होती है। श्रावस्ती के महान महाराजा सुहेलदेव की प्रतिक्रिया एकदम असाधारण थी। उन्होंने घुटने टेकने और हार मानने से साफ इनकार कर दिया। इसके बजाय उन्होंने एक या दो नहीं, बल्कि पूरे 21 पासी राजाओं का एक विशाल, बेहद शक्तिशाली योद्धा गठबंधन तैयार किया। 21 राजाओं का एक साथ आना ये अपने आप में एक अद्भुत ऐतिहासिक घटना थी। इसके बाद घटनाक्रम बहुत तेजी से बदला। पहला कदम, मसूद ने आत्मसमर्पण की मांग की। दूसरा कदम, महाराजा सुहेलदेव ने पीछे हटने के बजाय अपने गठबंधन के साथ एक धर्मयुद्ध का ऐलान कर दिया। और तीसरा कदम, 13 और 14 जून 1033 या कुछ रिकॉर्ड्स के अनुसार 1034 ईस्वी को चित्तौरा झील के किनारे बहराइच का वो निर्णायक और भयंकर युद्ध छिड़ गया। और इस भयंकर युद्ध का नतीजा क्या हुआ? महाराजा सुहेलदेव और उनकी सेनाओं की वीरता के सामने विदेशी सेना बिल्कुल टिक नहीं सकी। सालार मसूद मारा गया और महाराजा सुहेलदेव की सेनाओं ने आक्रमणकारियों को उस क्षेत्र से पूरी तरह उखाड़ फेंका। इस बेजोड़ गठबंधन ने क्षेत्र की आज़ादी को पक्का कर दिया और महाराजा सुहेलदेव को एक महान रक्षक के रूप में इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया।
आगे बढ़ते हैं दरगाह शरीफ की सांस्कृतिक एकता की तरफ। इतिहास का एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि वो अक्सर संघर्ष की राख से अप्रत्याशित और साझा स्थानों का निर्माण कर देता है। और ये बात इस घटना से बिल्कुल साफ हो जाती है। देखिए कैसे एक युद्ध का मैदान सदियों के सफर में आस्था के केंद्र में बदल गया। पहले सालार मसूद को उसके साथियों द्वारा वहीं स्थानीय रूप से दफना दिया गया। फिर बाद में फिरोज शाह तुगलक ने वहां मीरात मसूदी के नाम से एक मजार बनवा दी और समय बीतने के साथ यही स्थान पूजनीय दरगाह शरीफ में तब्दील हो गया। आज के समय में ये दरगाह शरीफ सूफी संत गाजी मियाँ के उर्स की मेज़बानी करती है। और यहाँ जो सबसे खूबसूरत बात देखने को मिलती है ना, वो ये है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदाय एक साथ मिलकर यहाँ मन्नत मांगने और आशीर्वाद लेने आते हैं। आधुनिक बहराइच में उभरी ये गहरी सांस्कृतिक एकता सच में कमाल की है। अब आते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर 1857 का स्थानीय प्रतिरोध। इस जमीन के डीएनए में जो प्रतिरोध की भावना थी वो कभी खत्म नहीं हुई, बल्कि सदियों बाद एक नई औपनिवेशिक शक्ति के खिलाफ फिर से भड़क उठी। एक बार फिर से रक्षा के लिए उसी स्थानीय भूगोल का शानदार इस्तेमाल किया गया। 1857 की भारतीय क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए बॉन्डी किले को एक बहुत ही महत्वपूर्ण भौगोलिक गढ़ के रूप में इस्तेमाल किया गया। यह किला उस महान स्वतंत्रता संग्राम का एक मूक लेकिन बेहद अहम गवाह बनकर उभरा। स्थानीय प्रतिरोध की इस लंबी परंपरा को आगे बढ़ाने वाले इन नेताओं की विरासत वाकई प्रेरणादायक है। चहलारी नरेश बलभद्र सिंह ने इसी बॉन्डी किले से अंग्रेजों के खिलाफ जबरदस्त रणनीतियां बनाईं। बॉन्डी नरेश हरदत्त सिंह सवाई ने भी इस स्थानीय विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और तो और लखनऊ की बेगम हजरत महल ने भी अंग्रेजों से बचकर अपने बेटे के साथ इसी ऐतिहासिक किले में शरण ली थी। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बड़ा और दिलचस्प सवाल हमारे सामने आता है। एक क्षेत्र निडर योद्धाओं के प्रतिरोध की गौरवशाली विरासत और सदियों पुरानी साझी सांस्कृतिक आस्था के बीच इतनी खूबसूरती से संतुलन कैसे बनाता है। बहराइच सच में सिर्फ एक जिला नहीं है, बल्कि ताकत और मिलीजुली संस्कृति का एक अद्भुत प्रतीक है। महाराजा सुहेल देव की वीरता से लेकर 1857 के नायकों तक का ये इतिहास यकीनन छात्रों को और हम सभी को हमेशा सोचने पर मजबूर करेगा।